गुड मॉर्निंग। आपको मैपिंग करवाई जा रही है और 2-3 उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की मैपिंग मैंने आपको करवा दी है। मैपिंग के लिए आपके पास ये वाली बुक होनी अनिवार्य है और इसी बुक के माध्यम से मैपिंग करवाते हैं आपको। तो चलिए फिर आज मैपिंग करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की मतलब एमपी की मैपिंग करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, मैपिंग ये बहुत काम देगा आपको। ऐसे लगता है कि किसी काम का नहीं है, वास्तविकता ये है कि आपके पढ़ने और याद करने में 30% से ज़्यादा योगदान मैपिंग का ही होता है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन जिन शहरों के बारे में और जिन स्थानों के बारे में आप जानते हो ना, अगर उससे संबंधित कोई फैक्ट आता है दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, याद हो जाता है। इसलिए उन स्थानों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर मैपिंग शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने इसी बुक का पृष्ठ नंबर 19 खोलना होगा। पृष्ठ 19 खोलें। खोलिए, फिर मैप शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पृष्ठ 19 खुल गया। ध्यान से देखें, आप पृष्ठ 19 पर लिखा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राजनैतिक। और पृष्ठ 18 पर देखो, आप लिखा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्राकृतिक। हम आज मध्य प्रदेश का राजनैतिक और प्राकृतिक दोनों देखेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से शहर हैं और उनकी विशेषता, मतलब वो कहाँ हैं, कुछ विशेषता देख लेंगे। प्लस प्राकृतिक के माध्यम से हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर कौन सा पर्वत है। चलिए फिर शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए। लेकिन शुरू करने से जस्ट पहले कुछ जनरल बेसिक चीज़ें जो मध्य प्रदेश के बारे में आपको जानना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया था। ये आपको जानना जरूरी है। इसका पुनर्गठन जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, आप जानते हो। और इसके बाद ये देश के मध्य में पड़ता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहा गया है। इसकी राजधानी भोपाल है। तो इसका मतलब जो मैपिंग हम करेंगे वो भोपाल से करेंगे। क्लियर है? थोड़ी सी और जानकारी जान लीजिए। ये सीमाएं किससे किससे बनाता है, अभी मैं मैपिंग में भी दिखा दूंगा। सीमाएं जो ये बनाता है, आप एक तरफ देखो राजस्थान है। देखो आप मध्य प्रदेश में आप जो मैप खोले हो उसमें आप बाएं तरफ ऊपर देखो राजस्थान लिखा सफ़ेद वाले पार्ट में, और वो दाहिने तरफ ऊपर देखो तो उत्तर प्रदेश मिलेगा आपको। मिला? और अगर आप बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में ऊपर आपको राजस्थान उत्तर प्रदेश मिला, नीचे मिलेगा महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश में एकदम बाएं देखिए आप, एकदम से बाएं छोटे अक्षर में लिखा है किनारे एकदम गुजरात। इसका मतलब क्या है कि बाएं तरफ मध्य प्रदेश की जो सीमा लगेगी वो गुजरात से लगेगी। मतलब इस तरफ गुजरात है, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, नीचे महाराष्ट्र है। ये मिला? और आपको बगल में ही मिलेगा, थोड़ा सा तिरछे में देखेंगे यहाँ वाले पार्ट में, तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। ध्यान से देखें, आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ मिला। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ तो मैप में ही है, मतलब मैप में करना ही है, तो एक तरफ से छत्तीसगढ़ तो दिख ही रहा है आपको। आपने देखा क्या क्या, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ देख रखा है। तो इसकी जो सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर एवं पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान व गुजरात। इतने राज्यों की सीमाएं से टच करती हैं। मोटा मोटा फैक्ट पता हो गया। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी जो जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर लगभग 7,25,97,000, मान के चलो कि 7,26,00,000 जनसंख्या है, जिसमें से 3,76,00,000 पुरुष हैं, बाकी 3,49,00,000 महिलाएं। मतलब पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। हर जगह आम बात ही है कि हर जगह पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। ये बात तो क्लियर हो रही है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो साक्षरता है, तो साक्षरता यूपी से ज़्यादा है। यूपी की साक्षरता कितनी थी, हमने बताया था 67.67, लेकिन यहाँ की साक्षरता है 70.63। मतलब कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा साक्षरता मध्य प्रदेश की है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ की जो पुरुष साक्षरता है 80.5% है और महिला साक्षरता 60% है। इसका मतलब यहाँ पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 20% ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में। ये सब मोटे फैक्ट नहीं, याद रखना। ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। यहाँ की जो राजभाषा है मध्य प्रदेश की, वो राजभाषा यहाँ की हिंदी है, लेकिन इसके अलावा भी उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। अगर बात करें कि यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है, तो यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है मध्य प्रदेश का वो है वट वृक्ष, या फिर बड़ का वृक्ष बोला जाता है, बरगद जिसे बोलते हैं। और जो यहाँ राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है। राजकीय जो पक्षी है उसे बोलते हैं दूधराज। ये सब चीज़ें जानते रहिएगा। वैसे जनरली बहुत पूछा नहीं जाता, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश करना है तो थोड़ा सा मोटा मोटा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैपिंग शुरू करते हैं।
चलिए फिर मैपिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैपिंग का नियम क्या है कि आप सबसे पहले राजधानी में चलें। तो आप अपने मैप में जो पृष्ठ संख्या 19 पर मैप दिया है मध्य प्रदेश का हरे कलर में, उसमें आप सबसे पहले खोजें भोपाल। भोपाल खोजें मतलब कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को खोजें। मिला? मिल गया होगा। अब आप भोपाल के जस्ट बगल में देखें, मतलब भोपाल जहाँ है वहाँ पर हवाई जहाज़ का एक सिंबल है, मतलब ये बात बताता है कि भोपाल में हवाई अड्डा है। अच्छा ठीक है, भोपाल के जस्ट दाहिने तरफ आप देखो। अच्छा एक बात और, भोपाल के ऊपर से आप देखोगे तो कर्क रेखा गई हुई है, दिख रहा है जो कट में रेखा गई हुई है। कल आपने देखा था ना, झारखंड में रांची के पास से गई थी, वही रेखा इधर आई है। देखो भोपाल के ऊपर से गई है, लेकिन जितना नज़दीक रांची से गई थी उतना नज़दीक भोपाल से नहीं जा रही है। इसका मतलब कि कर्क रेखा के नज़दीक रांची ही है। अच्छा छोड़िए उसको, उसको कल देख लिया था। आप वो ये देखिए कि जो भोपाल के जस्ट बगल में सांची आपको मिल रहा होगा। सांची, गोला करिए। सांची का स्तूप आपको बड़ा मशहूर है, याद होगा आपको। तो ये यहीं पर है वो सांची, याद रखिएगा। तो सांची का स्तूप बहुत मशहूर है, इसको याद रखिएगा। और वो सांची के बगल में ही आपको विदिशा मिलेगी। विदिशा ध्यान से देखो आप। और सांची में जानते हो बौद्ध तीर्थ है। सांची का स्तूप मतलब बौद्धों का है, तीर्थ स्थान है, ये तो जानते हो। विदिशा देखो आप, विदिशा मिला। विदिशा आपको सांची के जस्ट बगल मिलेगा, मध्य प्रदेश का एक जिला है ये। अच्छा ठीक है, उसके बगल से आप आगे बढ़ो और आपको एक बात बताना भूल गए, ये जो विदिशा है ना, ये विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे है। बेतवा नदी वहीं से आगे बढ़ी हुई है, फिर जाकर किससे मिलती है? यमुना से मिलती है, तो जानते हो ना। अच्छा विदिशा हो गया। और वापस आप आइए भोपाल पर। भोपाल पे वापस आइए, भोपाल से आप बाएं जाइए तो आपको मिलेगा उज्जैन। उज्जैन दिखा? उज्जैन है महाकाल की नगरी, जानते हो आप। महाकालेश्वर, भगवान शंकर, महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे है? नाम सुने होगे आप, शिप्रा नदी या फिर क्षिप्रा नदी बोला जाता है। देखो आपको कहीं मिला है शिप्रा, शिप्रा या क्षिप्रा? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा नदी या फिर शिप्रा नदी मिला होगा आपको। शिप्रा नदी पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। उज्जैन उसी नदी के किनारे है। किसकी नदी नगरी है? महाकालेश्वर, मतलब भगवान भोलेनाथ शंकर जी की आदि पुरुष, जिसको जो भी आप बोल लो। इसके अलावा यहीं पर जंतर मंतर भी है। उज्जैन में जंतर मंतर भी है, याद होगा सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था जंतर मंतर, तो उज्जैन में है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। उज्जैन को आप पहले अंडरलाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और शिप्रा नदी के किनारे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर है यहाँ पर, ये भी है। महाकाल की नगरी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चलिए थोड़ा सा नीचे आइए आप। अपने मैप में जहाँ पर आपको उज्जैन मिला था, उज्जैन के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा देवास। मिला? गोला कर लीजिएगा देवास पे। कागजी कारखाना के लिए बहुत मशहूर है। कागजी कारखाना के लिए आप पढ़े होंगे वैसे भी, और आपको अगर नहीं पढ़े हो तो आपको पढ़ाया भी जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कागजी कारखाना के लिए बहुत मशहूर है देवास, याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, देवास के जस्ट बगल में आइए, आपको इंदौर मिलेगा। हवाई जहाज छपा है तो मतलब हवाई अड्डा है यहाँ पर। मिला? इंदौर। इंदौर जानते हो पिछले 4-5 बार से भारत का सबसे स्वच्छ शहर में नंबर 1 आ रहा है, ये तो जानते हो ना। वही वही इंदौर है, यहीं पर है। इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और मध्य प्रदेश में है ये इंदौर। अच्छा इंदौर के नीचे आपको लिखेगा महो कैंट, दिख रहा है? महो कैंट, अंडरलाइन करिए इसको। महो कैंट में से ही, यहीं से निकली है चंबल नदी। महो कैंट से ही निकली है चंबल नदी और ऊपर उत्तर की तरफ गई है, ध्यान रखना। उसके बाद महो कैंट के नीचे से देखो को एक लंबी सी नदी गई हुई है, बाएं तरफ गई हुई है। उसके नीचे से बाएं तरफ गई हुई है, नर्मदा है वो गुजरात में जाकर वो खंबात खाड़ी में गिरती है। यही नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश की मान लो कि सबसे बड़ी नदी है और जो उल्टा बहती है। दिख रहा है ना आपको? बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं, अभी मैप इसका बाद में करेंगे। तो आपको 2-3 चीज़ें, उज्जैन दिखा, देवास दिखा, इंदौर दिखा, महो कैंट दिखा, हो गया। वापस फिर से भोपाल पे आइए आप। अभी बताते हैं आपको कहाँ कहाँ चलना है। भोपाल पे आइए आप। अब वापस जब आप भोपाल आ गए हैं तो भोपाल से आपको बाएं सांची मिला, दाहिने तरफ सांची मिला, सांची से दाहिने विदिशा मिला, विदिशा से दाहिने वो जो कर्क रेखा गई हुई है उसी को पकड़कर आगे आइए। थोड़ा आगे आएंगे आपको तो नीचे की तरफ मिलेगा जबलपुर, जहाँ मध्य प्रदेश लिखा हुआ, प्रदेश के नीचे देखो आपको मिलेगा जबलपुर। मिला?
हवाई अड्डा है यहाँ पर ना, अंडरलाइन करिए, गोला करिए इसको। जबलपुर, जबलपुर क्यों मशहूर है? यहाँ पर मार्बल रॉक मिलते हैं। मार्बल मतलब संगमरमर की चट्टानें भी यहाँ पर भी मिलती हैं। यहाँ पर संगमरमर का उत्पादन किया जाता है, उसके साथ साथ लाल बलुआ पत्थर भी मिलता है, मार्बल रॉक मिला। जबलपुर के जस्ट ऊपर देखो आपको कटनी मिलेगा, कटनी मिला। कटनी एक शहर है, मतलब एक ज़िला है कटनी। मिला होगा जबलपुर के, आप ऊपर देखो कटनी मिलेगा। जैसे ये जबलपुर है, मैप में देख लो, ये जबलपुर है, जबलपुर के ऊपर ये कटनी है, कटनी मिला। अब कटनी के ऊपर आप देखो मैहर, मैहर दिखा। और मैहर के बगल, मैहर के ऊपर आपको सतना, सतना मिला। मैहर के ऊपर आपको सतना, सतना के बगल में आपको पन्ना। गोला कर लीजिएगा इन सब पे, मशहूर स्थान है यहाँ के। मैहर के बगल में सतना, सतना के बगल में पन्ना। पन्ना क्यों मशहूर है? पन्ना क्यों मशहूर है? पन्ना मशहूर है, एक तो पन्ना टाइगर अभ्यारण्य है वहाँ पर, इसलिए मशहूर है। दूसरा, पन्ना जो है, पन्ना में हीरे की खान है। इस पर तो एक मूवी आई थी, देवानंद की मूवी थी, और एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था। सुना दें आपको? सुनना चाहेंगे? चलिए सुना देते हैं। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। सुना आपने? कितना दर्द भरा गाना है। और ये हीरा पन्ना मूवी थी, देवानंद इसमें, देवानंद साहब इसमें हीरो हैं, और काफ़ी मशहूर हुई हीरो। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है। और ये आपको यहाँ पर पन्ना खान के बारे में है। तो ये पन्ना खान कहाँ मिल जाएगा? देखो, ये सभी मशहूर चीज़ें वहीं पर है। एक तो कटनी मिला आपको, कटनी के ऊपर आपको मैहर मिला, गोला कर लीजिएगा इन सब पर। और मैहर के ऊपर सतना मिला, सतना के बगल में बाएं तरफ आपको पन्ना मिलेगा। पन्ना वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, टाइगर अभ्यारण्य भी है, और पन्ना खान भी है, जहाँ से भारत का 90% हीरा निकाला जाता है। ठीक है। और पन्ना के जस्ट बगल में है खजुराहो, दिख रहा है। और खजुराहो के बगल से, खजुराहो से ही केन नदी गई हुई है। देखो आप, केन नदी ऊपर वहीं लिखा होगा केन, तो खजुराहो से केन नदी गई हुई है। और खजुराहो एक टेम्पल है, खजुराहो को मंदिर आप सुने होंगे ना। खजुराहो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, पता करिएगा कभी गूगल पे डाल के खजुराहो के मंदिर सर्च करिएगा, दिखेगा आपको। तो खजुराहो में मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, भारत में ही नहीं, ये मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है कौन सा मंदिर है, खजुराहो टेम्पल। और वह उसी के बगल में छतरपुर जिला भी है, छतरपुर दिख रहा है खजुराहो के बगल में। वापस आप सतना आइए, खजुराहो के बगल में पन्ना है, पन्ना के बगल में सतना है, दिख रहा है आपको। और सतना के बगल में रीवा है, रीवा भी एक ज़िला है, मध्य प्रदेश का ज़िला है, यूपी से बॉर्डर बनाता है, याद रखिएगा। और रीवा में जानते हैं सीमेंट उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। रीवा में सीमेंट उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और रीवा से आप बगल में आएंगे तो आपको दिखेगा सोन नदी गई हुई है, सोंग नदी के बगल में आपको मिलेगा सिंगरौली, मिला, सिंगरौली मिला। आप मैप में देखो, सिंगरौली रीवा के जस्ट सामने ही मिलेगा, दाहिने तरफ, मिला। हाँ, तो सिंगरौली ये जो है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र वाला जिला था, याद होगा, यूपी का मैपिंग करेंगे तो मैप देखोगे तो हमें मिलेगा। वहीं पर गोविंद बल्लभ पंत सागर एक झील थी ना, वो जलाशय देखो, वो सफ़ेद वाले पार्ट में दिख रहा है, लिखा है गोविंद बल्लभ पंत। तो ये सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र को टच कर रहा है। और ये सिंगरौली जो है कोयले उत्पादन के लिए, कोयला के उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ से कोयला निकाला जाता है। हो गया, वापस आइए आप, नीचे आएंगे आप तो ये जो संजय गांधी अभ्यारण्य दिख रहा है आपको, सिंगरौली के जस्ट नीचे देखो संजय गांधी अभ्यारण्य। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। हम इसको छत्तीसगढ़ के मैप में फिर से करेंगे, अभी यहाँ इसको छोड़ दीजिए। आप बगल में आए, संजय गांधी अभ्यारण्य के बगल में उमरिया नामक एक स्थान है, वहाँ पर एक बांधवगढ़ अभ्यारण्य है। बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दिख रहा है आपको। संजय गांधी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये छत्तीसगढ़ में है, इसको नहीं काउंट करना है। हम मध्य प्रदेश की मैपिंग कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में चलते हैं। मध्य प्रदेश में आएंगे तो उमरिया एक स्थान दिख रहा होगा आपको, उमरिया। उमरिया में आप देखो, वहाँ ऊपर लिखा है बांधवगढ़, तो ये बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखना मध्य प्रदेश में है। तो उसी के बगल में कटनी है, दिख गया आपको। अच्छा, उमरिया से आप नीचे की तरफ देखेंगे, मतलब उमरिया से कटनी आई है, कटनी से नीचे देखिए,
तो जबलपुर मिला था, जबलपुर के बारे में हमने आपको बता रखा है। जबलपुर से नीचे आए आप तो आपको मिलेगा मांडला। जबलपुर से नीचे आइए, आपको मांडला मिलेगा। मिला मांडला। मांडला के नीचे, मांडला में ही है कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य, दिख रहा है। कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, दिखा। टाइगर रिजर्व है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये तो जानते हो अपना। तो ये कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसको अंडरलाइन गोला कर लीजिएगा। कान्हा के नीचे बालाघाट है, दिखा, एक दर्शनीय स्थल है, याद रखिएगा। बाएं आइए आप, सिवानी मिलेगा। सिवानी के बगल छिंदवाड़ा मिलेगा। छिंदवाड़ा दिखा, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, याद रखिएगा। काफ़ी घूमने टहलने लायक स्थल है। उससे ज़्यादा वहीं पर पेंच लिखा होगा, देखो छिंदवाड़ा के जस्ट ऊपर पेंच लिखा है, मिला है। ये पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर, याद रखिएगा। पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य है। और उसके ऊपर आपको मिलेगा पंचमढ़ी। ध्यान से देखो, पंचमढ़ी मिला। छिंदवाड़ा के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा इधर के क्षेत्र में पंचमढ़ी। एक हिरन दिख रहा होगा, घास खा रहा है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। ये कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में और कई बार तो सीजीएल में पूछा गया कि पंचमढ़ी कहाँ पर है, किस, क्यों ऐसे पूछ लेता है, पंचमढ़ी किस राज्य में है। तो ऐसे ही अगर आप मैपिंग भी करे रहोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आंसर हल हो जाएंगे। दरअसल पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है और ये एक हिल स्टेशन है, लोग यहाँ घूमने टहलने जाते हैं। और पंचमढ़ी के बगल में ही है तवा जलाशय। दरअसल तवा नदी वहाँ से गई हुई है, तो वहाँ का पानी वहाँ रुका हुआ, तो एक झील बना हुआ है। तवा जलाशय भी वहीं बगल में ही है, याद रह जाएगा, भूलना मत ये सब चीज़ें। अच्छा ठीक है, और नीचे आए आप तो आपको पंचमढ़ी के नीचे बैतूल मिलेगा। बैतूल में कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बगल से तापी नदी गई हुई है। तापी के किनारे किनारे आप आएंगे तो आपको नेपा नगर मिलेगा। नेपा नगर मिला? नहीं मिला तो वीडियो को पॉज करिए, ढूंढिए, आपको नेपा नगर मिलेगा नीचे के क्षेत्र में। नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में तो प्रसिद्ध ही है। अखबारी कागज़ यहाँ बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, जिनमें अखबार छपता है। तो याद रखिएगा, नेपा नगर मिल गया होगा। चलिए ठीक है। और वहीं से छोटी तवा नदी, फिर कुंडी नदी, फिर उसके बाद, और ये जो आप पंचमढ़ी देखे हो ना, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, जानते रहिएगा। और कोई हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। जबलपुर कहाँ था, देखे थे आप? जबलपुर वापस चलिए, जहाँ भी आप देखे हो जबलपुर वापस चलिए वहाँ पर। जबलपुर के बगल आप देखो नर्मदा कहीं लिखा हुआ है, मतलब नर्मदा नदी उधर से जा रही है। अच्छा, जबलपुर मैं क्यों बता रहा हूँ कि जबलपुर विख्यात किस किस चीज़ के लिए है, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जबलपुर के पास ही है भेड़ा घाट, सुने होंगे आप। भेड़ा घाट जबलपुर के आसपास है, ध्यान दीजिएगा, चाहे कापी में लिख लीजिए, चाहे वहीं पर भेड़ा घाट लिख लीजिएगा। इसके अलावा वहाँ पर संगमरमर की बहुत चट्टानें मिलती हैं, हमने आपको बताया था। हाँ, मार्बल चट्टानें बहुत मिलती हैं, और प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे हैं, मतलब वहाँ देखने लायक बहुत अच्छा है, घूमने टहलने लायक है। और भेड़ा घाट बड़ा मशहूर है वहाँ का। भेड़ा घाट अगर आप कभी आप जाओगे ना जबलपुर में, देखोगे बहुत ही सुहावना, मतलब बहुत ही मनोरम दृश्य है वहाँ का। और यही जबलपुर में ही एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, याद रखिएगा। यही जबलपुर में है, आपको बगल में दिखा रहे हैं ना, नर्मदा नदी गई हुई है। तो धुआंधार जलप्रपात पूछा जाता है किस राज्य में है। अमरकंटक का तो नाम आप सुने हो ना, सुने हो कि अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से निकली है नर्मदा नदी। अमरकंटक देख रहे हो कहाँ पर है? अमरकंटक ढूंढिए। मैं थोड़ा हिंट करता हूँ, वहाँ एक फ्लैग छपा हुआ है, झंडा छपा हुआ है। जैसे विदिशा में एक झंडा छपा था, अमरकंटक भी एक दर्शनीय स्थल है, मतलब तीर्थ स्थल है, लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पर। और वहीं से नर्मदा नदी निकली अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो कहाँ है अमरकंटक, दिखा? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो जबलपुर देखे हो, जबलपुर से आप थोड़ा सा दाहिने जाओ तो आपको हिंडोल मिलेगा। मिला हिंडोल? हिंडोल के नीचे डिंडोरी मिलेगा। डिंडोरी के नीचे देखो अमरकंटक लिखा हुआ है। अमरकंटक सटा हुआ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इसलिए यहीं से जो नदियाँ निकलती हैं, एक इधर चली आती है नर्मदा के रूप में, सोन के रूप में, और एक इधर वापस नीचे की तरफ जाती है, जो कि महानदी बाद में बन जाती है। तो अमरकंटक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतलब इसको गोला कर लीजिएगा। इसके अलावा मैहर हमने दिखा दिया, खजुराहो दिखा दिया, शिल्पकला युक्त मंदिर है यहाँ पर। हाँ, चित्रकूट आप देख लीजिए। चित्रकूट, चित्रकूट तो आपको मिल गया होगा, यूपी के मैप में ही मिला होगा, उसको जाने दीजिए। हाँ, एक स्थान मैं ढूंढ रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा है। आपको दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहाँ पर है, किसके आसपास है।
उसका नाम सुनिए, उसका नाम है शहडोल। आप बताइएगा शहडोल कहाँ पर है? दिख नहीं रहा है, काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है। शहडोल में एक जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात। शहडोल दिखे तो जलप्रपात भी दिख जाए, यहाँ दिख नहीं रहा है। आप ढूंढिएगा, बताइएगा कहाँ पर है, किसके आसपास है, कोई लोकेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मिले तो ये हो गया इधर का। मोटे मोटे हमने स्थानों को कवर कर लिया। एकदम से मध्य प्रदेश के बाएं आइए, एकदम से बाएं आइए, जहाँ पर लिखा है गुजरात। वहाँ पर देखो एक ज़िला है, झाबुआ ज़िला। मध्य प्रदेश का झाबुआ ज़िला काफ़ी मशहूर है हर चीज़ में, इसको याद रखिएगा। और झाबुआ के जस्ट ऊपर देखो तो आपको रतलाम लिखा होगा, रतलाम के ऊपर आपको मंदसौर मिलेगा, बड़े अक्षर में, थोड़ा सा बड़े अक्षर में देखो, मंदसौर। मंदसौर अभिलेख आप सुने होंगे, जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। तो ये मंदसौर से प्राप्त हुआ था, तो आप याद रखिएगा, आपको इतिहास में ये अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलेगी, याद रखिएगा। अब मंदसौर के पास से ही देखो ये गांधी सागर जलाशय ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, गांधी सागर जलाशय दिख रहा है। किस नदी पर है ये? ध्यान से देखिएगा कौन सी नदी गई है। आगे देखो, वो आगे बढ़ गया है तो आगे राणा प्रताप सागर जलाशय बन गया, फिर आगे वो किस नाम से आगे बढ़ी हुई है, ध्यान से देखो, चंबल नदी है। तो यहाँ एक जलाशय है उसी नदी पर, उसके बाद आगे जाकर एक जलाशय और बना है, राणा प्रताप सागर जलाशय। उसके बाद कोटक के आसपास से निकल गई है, हो गया। तो इसको याद रखें, मंदसौर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद शिवपुरी मिला आपको, शिवपुरी, शिवपुरी मिलेगा आपको विदिशा के जस्ट ऊपर। देखो मतलब विदिशा के जहाँ आपको विदिशा मिला, भोपाल के बगल में सांची था, राजधानी जो भोपाल है उसके बगल में सांची है, सांची के बगल में विदिशा है। विदिशा से आप उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ देखो तो आपको अशोकनगर मिलेगा, अशोकनगर के ऊपर चंदेरी, चंदेरी याद है, चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी दिख रहा है, चंदेरी, चंदेरी के ऊपर है शिवपुरी, एक प्रसिद्ध स्थल है वहाँ का। और चंदेरी के ऊपर मोहाना है, वहाँ पर एक महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो पूछा जाता है महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, अंडरलाइन कर गोला कर लीजिएगा उसको भी। उसके ऊपर जाइए आपको ग्वालियर मिलेगा, ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय, ग्वालियर हवाई अड्डा है वहाँ पर, और ये मध्य प्रदेश में है। और इधर आएंगे तो आपको टीकमगढ़ मिल जाएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी तो यहाँ पर हमने शहर में देख लिया है। तो ऐसा करते हैं कि ये राजनीतिक वाला मध्य प्रदेश का कंप्लीट होता है, चलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्राकृतिक में। वहाँ पर कुछ नदियाँ, पर्वतों, पठारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए प्राकृतिक में आते हैं और मैपिंग करते हैं। ध्यान से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मैपिंग करिएगा, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे आप। पृष्ठ संख्या 18 पे आएँ। पृष्ठ संख्या 18 पर आपको 3 राज्यों का मैपिंग दे रखा है। हमें केवल मध्य प्रदेश का मैपिंग करना है, इसलिए भटकना नहीं है। तो आप देखो जो सफ़ेद वाला कोष्टक बना हुआ जिसमें भोपाल और भुवनेश्वर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप देखो तो लिखा हुआ है महाराष्ट्र। जहाँ पर महाराष्ट्र, आप देखो ध्यान से, महाराष्ट्र जहाँ लिखा है, महाराष्ट्र के नीचे हमें कुछ नहीं देखना है, हमें महाराष्ट्र के ऊपर देखना है, महाराष्ट्र के ऊपर देखना है। और ऊपर एकदम से राजस्थान लिखा हुआ था, राजस्थान के नीचे देखना है। बाएं तरफ कहीं पर लिखा होगा छत्तीसगढ़, सॉरी दाहिनी तरफ। मैप में ध्यान से देखो आप, किसके अंडर में हमें काम करना है। ऊपर राजस्थान है, उसके नीचे हमें काम करना है, नीचे महाराष्ट्र, इसके ऊपर काम करना है। और दाहिनी तरफ जहाँ छत्तीसगढ़ लिखा है उसके बाएं तरफ काम करना है। मतलब कि इन 3 जगहों के बीच में ही हमें पर्वत, पठार चीज़ों को देखना है जो कि मध्य प्रदेश में आएंगे सब के सब। बात क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, महाराष्ट्र जहाँ लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर देखो आपको लिखे मिलेगा गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ मिला। देखो ये जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सिंपल सी बात है, आप मैप देख रहे हो तो आपको पता है महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में। अंडरलाइन करो आप, गढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो उसको गोला करो, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अच्छा ठीक है, उसके बगल में बैतूल का पठार है, मिला? बैतूल का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसी के बगल से देखो आप तापी नदी गई हुई है, दिख रहा है ना, तापी नदी निकली हुई है। कहाँ जाएगी? सीधे जाएगी, इससे बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी। उसके बाद ये जाकर कहाँ मिल जाएगी? गुजरात में खंबात खाड़ी से गिर जाएगी अरब सागर में। ठीक है, तापी नदी तो दिख रहा है आपको। अच्छा ठीक है, गोला कर लीजिएगा तापी नदी पर। अच्छा, उसके जस्ट ऊपर देखो आप, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, मिला? महादेव की पहाड़ी
महादेव की पहाड़ियों के ऊपर देखो आप लिखा होगा धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर। ये इस पहाड़ी की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ चोटी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है, 1350 मीटर। अंडर गोला करिएगा वहाँ पर। और उसी धूपगढ़ चोटी के पास ही एक जलाशय है जिसका नाम है तवा जलाशय। तवा जलाशय दिख रहा है, तवा जलाशय याद रखिएगा। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता। और उसी तवा जलाशय के बगल से ही नर्मदा नदी गई है। नर्मदा नदी देखो उसी के बगल से गई हुई है, और वहाँ किनारे बाएं तरफ लिखा गया है नर्मदा, दिख रहा है? अच्छा ठीक है। तो इधर का जो पर्वत है, अब नर्मदा नदी के, जो नर्मदा नदी आपको बाएं तरफ दिख रहा है गुजरात में जाकर गिर जाती है, इस नर्मदा नदी के नीचे देखो लिखा है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत अलग से लिखा है ना, बीच में फिर नर्मदा, फिर उसके ऊपर लिखा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। मिला? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नर्मदा नदी ऐसे गई है बाएं तरफ, मतलब तवा जलाशय के आसपास से निकलते हुए बाएं तरफ गुजरात की तरफ गई हुई है, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है, उसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है। मतलब दोनों पर्वतों के बीच में बहती है नर्मदा नदी, और उसी के नीचे, सतपुड़ा के नीचे आप देखो तो तापी नदी गई है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, अगर आपको क्रम सजाना हो तो आप बोल सकते हो कि सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है। आप बोल सकते हो विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी है। तो दिशा तो आप अपने से क्लियर कर लोगे ना। विंध्याचल मिल गया आपको, गोला कर लीजिएगा। अच्छा, विंध्याचल के पर्वत से ही आप बाएं दिशा में देखो, एक लिखा होगा भारनेड़ पर्वत। मिला? भारनेड़ पर्वत, ये भी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और भांडेर का पठार भी है, भांडेर का पठार देखो। अब भारनेर पर्वत की श्रेणी के जस्ट बगल में देखो लिखा है भांडेर का पठार, तो वो भी यहीं पर है। और उसी के बगल में बुंदेलखंड मिलेगा आपको। मिला? बुंदेलखंड मिला? ये बुंदेलखंड भी मध्य प्रदेश में है, और वहीं पर विंध्य का ढाल भी है। मिला? ढलान है वहीं पर। बुंदेलखंड से बाएं तरफ आए आपको तो मिलेगा मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जगह पर फैला हुआ है, लेकिन मुख्यतः मध्य प्रदेश में है मालवा का पठार। मालवा गुजरात आप सुनते होंगे, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में है, लेकिन मुख्यतः कहाँ पर है? ये मालवा का पठार। दिखा ना? ना दिखे तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये कहाँ पर है मालवा का पठार? मध्य प्रदेश में। चलिए, इतना क्लियर हुआ। जहाँ छत्तीसगढ़ लिखा था वहाँ चलिए। छत्तीसगढ़ के जस्ट बाएं तरफ देखो मैकाल पर्वत श्रेणी मिला होगा, मैकाल पर्वत श्रेणी मिला, मैकाल। और मैकाल पर्वत श्रेणी के पास ही आपको मिलेगा अमरकंटक। मिला? अमरकंटक। और उसी के पास में है बहमनगढ़ चोटी। तो अमरकंटक चोटी भी है, बहमनगढ़ चोटी भी है, मैकाल चोटी भी है। ये कहाँ पर है? मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और यहीं से नर्मदा, सोन और महानदी का कुछ हिस्सा यहीं से निकला हुआ है, फिर बड़ा बड़ा रूप लेकर वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो यहीं से नर्मदा निकली हुई है जो कि वहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकल जाती है, और यहीं से सोन देखो ऊपर की तरफ गई है जो कि आगे निकल जाती है। सोन नदी जो आगे जाकर देखोगे तो आप गंगा में मिल जाती है। अगर ध्यान से देखो तो ऊपर मैप दिया हुआ है। ठीक है? अमरकंटक के ऊपर देखो तो आपको मिलेगा बघेलखंड का पठार। मतलब ये मैकाल पर्वत श्रेणी जो है, इसके ऊपर तो आपको सोन नदी दिख रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है। उसके ऊपर देखो एक पठार है, उसका नाम है बघेलखंड का पठार। और इधर बुंदेलखंड का था, ध्यान रखिएगा। बघेलखंड का पठार मिला। अब बघेलखंड के पठार के ऊपर देखो तो आपको लिखेगा सोनपुर की पहाड़ियाँ। मिला? उसके बगल में देखो कैमूर की पहाड़ियाँ। मिला? इधर के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, सोनपुर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, ये। और कैमूर की पहाड़ियों के बगल में ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय भी है यहाँ के क्षेत्र में। मिला? उसके बाद उधर हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, ये सब हम झारखंड में कर लिए थे कल वाले वीडियो में, तो उधर तो जाना नहीं है। आज हम मध्य प्रदेश कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश का ये मोटा मोटा पठार देख लिया गया है। उसके बाद इसमें छोटे छोटे जैसे जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, पैंची, तापी नदियाँ, ये तमाम चीज़ें मैं करवाता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके किसी काम का नहीं हो। पीसीएस लेवल की जो लोग तैयारी करते हो उनको इतना डिटेल में अध्ययन करना होता है। मोटा मोटा आपको शहर जानना होता है और बड़ी बड़ी नदियों के बारे में, बड़े बड़े पर्वत पठारों के बारे में जानना होता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है।
ध्यान से देखेंगे और अपना किताब लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छे से सब तैयार हो जाएगा। एक दो बार ध्यान से देख लेंगे ना तो आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, कोई चीज़ याद करने में बड़ी आसानी होगी। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसका अध्ययन किया है। आप ध्यान से देखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ को कवर करेंगे, उसके अगले वीडियो में उड़ीसा को कवर करेंगे। धीरे धीरे पूरा देश कवर कर लेंगे और आपको बहुत अच्छे से पूरे देश के बारे में जानकारी हो जाएगी। भूगोल बहुत अच्छे से, भारत का भूगोल आपको समझ में आने लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें मन लगा के।